हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 9 और हम शुरू करने जा रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम में से पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने जो सर्वे चलाया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि हमें किस हेड से स्टार्ट करना है, तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो आए थे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करेंगे बातों बातों में, सैलरी पैकेज वर्सेस इन हैंड सैलरी। कई बार आप जब ज्वाइन करते हैं, कहीं पर जाते हैं किसी कंपनी में जॉब के लिए, तो वहां पर बताया जाता है कि आपका जो सैलरी पैकेज है वो है 12 लाख रुपए। अब आपको लगता है, अब आप सपने सजा लेते हो, आप कहते हो यार 12 लाख का पैकेज है, इट मीन्स कि 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा, अब तो मेरे पास भी घर होगा, कार होगी। बट जब सैलरी आती है अकाउंट में, पता चलता है 40,000 50,000। अब आप सोचते हो अरे यार पैकेज तो 12 लाख का था, ये मेरे अकाउंट में 40-50 हज़ार क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। सैलरी पैकेज अलग होता है, इन हैंड सैलरी अलग होता है। इस स्कैम में आप ना फंस जाना, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है ना, ये हम लोग कवर कर रहे थे अपनी जो बुक है हमारी इनकम टैक्स की। ये बुक स्पेसिफिकली मैंने डिज़ाइन करी है सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा नया बिल आया है इनकम टैक्स का, इसी पर बेस्ड है। जो क्लॉज वाइज एनालिसिस है, इसमें यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, तो हम इसी से ये जो बुक है ये कवर कर रहे थे। और इसी में बीच बीच में अगर कुछ चेंज होगा, अगर कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंज आता है, कोई अमेंडमेंट आता है, तो वो भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। जैसा कि अभी तक हमने इसमें चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने बेसिक जो है वो चीज़ें देख ली थी, और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इसको हम लोग कवर करेंगे अपने एडिशनल नोट से। ये हमारा एडिशनल नोट है, ये हम अपना जो हमारा जो इनकम टैक्स ये जो कोर्स है, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो जैसे ही आप हमारी ये जो बुक है इसको आप जैसे ही ऑर्डर करोगे, तो आपको ये बुक भी मिलेगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स हमारा चल रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो वो उस ग्रुप में आएगी। तो अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इस बुक का ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो क्लॉज 15 से शुरू होता है इनकम फ्रॉम सैलरी और जाता है क्लॉज 19 तक। बहुत इजी, बहुत ही बेसिक यहाँ पर ये हेड है, और हम लोग इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। क्लॉज 15 कहता है भाई सैलरी इनकम क्या होती है। तो देखिए, सैलरी ना टैक्सेबल हो जाती है आपके हाथ में अगर ये ड्यू है फ्रॉम एम्प्लॉयर। बहुत ध्यान दे पड़िएगा, इवन इफ अनपेड। सपोज आपने फेब तक की सैलरी आपको मिल गई, मार्च की सैलरी अभी नहीं मिली, अप्रैल भी आ गया है, मई आ गया है, जून आ गया है, बट सैलरी आपको नहीं मिली, आपको आईटीआर फाइल करना है। तो क्या आप आईटीआर में सिर्फ फेब तक की सैलरी इंक्लूड करोगे? नहीं। क्लॉज 15 क्लियरली कहता है कि भाई अगर जो आपकी सैलरी है ना वो ड्यू हो चुकी है एम्प्लॉयर की तरफ से, भले ही ना मिली हो, फिर भी वो टैक्सेबल हो जाती है इवन इफ अनपेड। तो अगर मार्च की सैलरी नहीं भी मिली है तो भी आपको उसको आईटीआर में शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू सैलरी भी टैक्सेबल है। उसी तरह अगर आपको सपोज 1-2 महीने की, 6 महीने की सैलरी एडवांस मिल गई, तो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल हो जाएगी। उसी तरह एरियर आता है, कई बार आपने सुना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, प्राइवेट एम्प्लॉय का एरियर आ जाता है पिछले कई सालों का, 10 सालों का। तो अगर उस सालों में, जिन सालों का एरियर है, उसमें अगर टैक्स नहीं लगा था उस सैलरी पे, तो अगर वो इस साल मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो तीनों चीजें टैक्सेबल होती हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में, चाहे वो अनपेड हो, ड्यू हो चुकी है टैक्सेबल, एडवांस हो रहा है सैलरी का वो भी टैक्सेबल, एरियर ऑफ सैलरी आ रही है वो भी टैक्सेबल, और जो प्रेजेंट सैलरी है वो तो भाई टैक्सेबल होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि भाई अगर आपको सैलरी कहीं से भी मिल रही हो, करंट एम्प्लॉय या फिर पास्ट एम्प्लॉयर से भी अगर सैलरी मिल रही है, तो वो भी आपको टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। सैलरी अगर पेड हुई है एडवांस में तो टैक्स लग गया। सपोज इस साल आपको मिली सैलरी एडवांस में 24-25 में, तो वो अब ना जिस पीरियड की है, ऐसा नहीं है कि उसमें फिर टैक्सेबल होगी। तो एक बार कोई भी इनकम एक ही बार टैक्स होगी, तो सेम चीज एप्लीकेबल होता है सैलरी हेड पे भी। तो अगर सैलरी आपको एडवांस में मिली है
तो एक बार ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये नहीं कि एक बार एडवांस मिली तब लगेगा और फिर जिस पीरियड की थी जब वो पीरियड आएगा तो फिर उस पर टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं, वहां से आपको मिल रही है सैलरी, ठीक है, आप एक फॉर्म में पार्टनर हैं, वहां से आपको सैलरी मिल रही है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उसको भी सैलरी हेड में दिखा देते हैं, नहीं, वो आपकी बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होती है। ध्यान से सुनिए, आप एक फॉर्म में पार्टनर हैं, आप एक फॉर्म में पार्टनर हैं, तो उस फॉर्म में आप काम भी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो भाई सिंपल सा फंडा ये है कि वहां से जो सैलरी आपको मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगी, वो आपकी बिजनेस इनकम होगी। ठीक हो गया जी, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो ये था क्लॉज 15। क्लॉज 16 डिफाइन करता है कि भाई सैलरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो सैलरी जो है ना बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। सैलरी में वेजेस भी इंक्लूड होता है। आप कोई लेबर है, वो काम करता है, फिर उसको दिन भर की दिहाड़ी मिलती है, दिन भर की लेबर मिलती है, कई बार पर डे बेसिस पे मिलता है, कई बार वीकली बेसिस पर, कई बार मंथली बेसिस पर। तो जो लेबर होता है उसको जो वेजेस मिलती है वो भी उसकी सैलरी माना जाएगा, ठीक है। और आप खुद भी सोचो, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में जा सकता है? नहीं। क्या वो कैपिटल गेन है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उसकी बिजनेस इनकम है? हो ही नहीं सकती। क्या अदर सोर्स में चला जाएगा? नहीं। तो इसका जो नेचर होता है वो सैलरी होता है। उसी तरह जो पेंशन आती है, अब आप रिटायर हो गए हो, पेंशन आ रही है, तो वो पेंशन का जो नेचर होता है वो भी सैलरी की तरह ही होता है। कई बार मेरे पास मैसेज आता है, सर पेंशन आ रही है, उसको कहाँ दिखाएं? भाई जहां सैलरी दिखाते हो ना आईटीआर में, वहीं पेंशन भी दिखाना है। ग्रेजुटी आपको मिल रहा है, वो भी पार्ट होती है आपकी सैलरी का। आपको ना कोई बोनस मिल गया और काम करने के एवज में कोई कमीशन या बोनस मिल गया, अब आप उसको बोनस कह लीजिए, कुछ कंपनियां उसको बोनस ना कहकर कमीशन कह देती हैं, तो ये सारी चीजें सैलरी में ही इंक्लूड होंगी। अच्छा सर, परक्यूजिट में नॉन कैश बेनिफिट्स, मतलब अब परक्यूजिट क्या होता है ये आगे डिफाइन है। परक्यूजिट वो चीजें होती हैं जो सैलरी के एक्स्ट्रा में आपको मिलती हैं, सैलरी तो मिल ही रही है, उससे एक्स्ट्रा में जो बेनिफिट मिलते हैं, तो अगर वो नॉन कैश है तो वो भी इंक्लूड होगा सर। एडवांस सैलरी अभी हमने डिस्कस करा। लीव इनकैशमेंट, जो छुट्टियां आपको मिल रही थी वो छुट्टियां आपने नहीं ली, उसकी वजह से उसका इनकैशमेंट करवा लिया और उसके बदले में आपको पैसे मिल गए, वो भी सैलरी हेड में आ जाएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है सर, कहाँ? पीएफ में होता है ना कि 12% एम्प्लॉयर काट के जमा करता है आपकी सैलरी से और वो खुद भी जमा करता है, तो वो जो खुद जमा कर रहा है ना एम्प्लॉयर, वो भी सैलरी का पार्ट होता है सर। चाहे वो पेंशन फंड हो, अग्निवीर फंड हो, कुछ भी हो, अगर टैक्सेबल है तो। अच्छा, कोई टैक्सेबल इंटरेस्ट है ऑन एक्सेस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो अगर आपको मिल रहा है तो वो भी एज अ सैलरी इंक्लूड माना जाएगा। तो देखिए क्लॉज 16 बहुत ही इजी है, सिंपली बताता है कि भाई सैलरी में इंक्लूड क्या होगा। क्लॉज 15 ने बता दिया कि सैलरी कब कब टैक्सेबल होगी। 16 ने हमें बताया कि सैलरी होती क्या है, मतलब सैलरी में इंक्लूड क्या क्या करते हैं। अब 17 हमें बताएगा परक्यूजिट, जो भी बात हुई थी ना कि परक्यूजिट भी इंक्लूड होती है सैलरी में, तो परक्यूजिट होता क्या है? इसको आप लोग कह सकते हो एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट। कई बार हो सकता है इंप्लॉय थोड़ा दिमाग लगा दे, वो कहते हैं सर आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में पैसा मत ट्रांसफर किया करो, मेरे कुछ खर्चे हैं, आप वो खर्चे पे कर दिया करो। इससे फायदा क्या होगा? आपका तो खर्चा क्लेम हो गया, मेरे हाथ में सैलरी उतनी कम आएगी तो मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा बेटा आ जाओ। अगर आपने कोई टैक्सेबल परक्यूजिट दी अपने एम्प्लॉय को, वो भी उसकी सैलरी में इंक्लूड होगा। जैसे आपने उसको रहने के लिए घर दे दिया, या फिर फ्री में दे दिया, या फिर कंसेशनल रेट पे दे दिया। वैसे रेंट चल रहा है 10,000, 20,000, 30,000, आपने 2,000 में दे दिया, वो भी। आपने काम करने के लिए कार दिया है, फोन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फ्री कार दे दिया, फ्री ड्राइवर दे दिया, ये सारी चीजें। जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं, ईसॉप होते हैं, जो कंपनी लिस्टेड होती है वो अपने एम्प्लॉय को कई बार शेयर्स दे देती हैं, तो वो भी सैलरी है सर। एम्प्लॉयर पेइंग एम्प्लॉयज पर्सनल एक्सपेंस, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आपने अपने एम्प्लॉय का कोई पर्सनल एक्सपेंस था, उसने उधार ले रखा है किसी से, वो आप पे कर दे रहे हो। उसने ईएमआई पे कोई चीज परचेज कर रखी है, वो आप इनडायरेक्टली पे कर दे रहे हो। सर ये सारी चीजें सैलरी में ही आएगा। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा, वो भी आएगा। कोई एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट है, वो भी। क्या टैक्सेबल नहीं होगा? अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है,
एम्प्लॉयर है उसका खुद का जो है हॉस्पिटल है या फिर उसका अप्रूव्ड कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है एम्प्लॉय का या उसके डिपेंडेंट का, वो सैलरी में नहीं आएगा। उसी तरह कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो एम्प्लॉयर ने पे करा है, वो भी नहीं आएगा। ट्रेवल हो रहा है फ्रॉम होम टू ऑफिस, आपने एक गाड़ी लगा रखी है जो सारे एम्प्लॉय को लेकर के ऑफिस लाती है फिर ऑफिस से घर लेके जाती है, ये भैया सैलरी में नहीं होगा, ये अलग चीज होगा क्योंकि आपने सबको दे रखा है, सब जाते हैं। आपने ये इंश्योर करने के लिए कर रखा है कि सारे के सारे जो एम्प्लॉय है ना वो टाइम से ऑफिस आए। तो आपने भाई 10 बजे टाइम है तो जब आप ही की गाड़ी रहेगी तो वो टाइम से सबको लेते हुए आएगी। तो ये एक तरीके से आपने अपने फायदे के लिए कार लगा रखी है, तो ये सैलरी में नहीं आएगा। उसी तरह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड में हो रहा है, कुछ कंडीशन होती हैं लेकिन ये भी जो है परक्यूजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये सैलरी में भी नहीं जाता है। अच्छा सर, क्लॉज 18 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की तरह ही कुछ पेमेंट करा लेकिन किसी और रूप में, उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। और इसका जो सबसे आप कह सकते हो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जब आप कहीं जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं तो इंडस्ट्री का टर्म्स ये होता है कि भाई आपको दूसरी जॉब ढूंढने में 3 महीने का टाइम लग सकता है, 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो जब भी कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को निकालती है ना तो 3 महीने की सैलरी दे देती है या 6 महीने की सैलरी दे देती है, या फिर एक कॉम्पनसेशन दे देती है जॉब टर्मिनेशन का, या फिर ज्वाइनिंग बोनस मिलता है कई बार। अब कभी क्या हुआ, अभी आपको ज्वाइन करना है 1 महीने बाद, आपको आज ही मिल गया ज्वाइनिंग बोनस, तो आप क्या सोचोगे भाई अब तो इस पे तो भाई अभी तो मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। नहीं, ज्वाइनिंग या एग्जिट बोनस होता है वो भी सैलरी में इंक्लूड करेंगे। जब हम ITR 1 फाइल करेंगे तो सैलरी हेड में उसको दिखाएंगे। एम्प्लॉयर फंडेड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, समझे आप, कोई एम्प्लॉयर ने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट का एक फंड बना रखा है, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी भैया सैलरी में मतलब टैक्सेबल होगा। और जो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो भी आपका जो है वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में जाएगा क्लॉज 18 में। ठीक है, तो ये थे क्लॉज 15, 16, 17 और 18। 19 कहता है कुछ डिडक्शंस के बारे में, और सबसे फेमस ITR फाइल करिए तो ऑटोमेटिक एक डिडक्शन आ जाती है 75,000 की न्यू रिजीम में, और अदर के लिए 50,000। ठीक है, पहले भी थी और ये नए जो अभी बिल आया है उसमें भी है। तो ये किस क्लॉज के तहत मिलता है? क्लॉज 19। जिन स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स है वहां पर फुल अमाउंट का डिडक्शन मिल जाता है जितना भी रहता है। ठीक है, अच्छा सर, कोई डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, उसको वो तो पूरी एग्जाम्प्ट होती है। डिफेंस ग्रेजुटी जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो भी पूरी एग्जाम्प्ट होती है। ग्रेजुटी अगर गवर्नमेंट वाली है, एक्ट वाली है, तो भैया एज पर लिमिट, और अगर अदर ग्रेजुटी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। अभी इसको हम लोग बाद में प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके देखेंगे। कम्यूटेड पेंशन, वो भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर है तो यहाँ पर 1/3 और 1 मतलब हाफ, ये भी कंडीशन अप्लाई होती है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। उसी तरह कोई अप्रूव्ड फंड है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन होता है, वो भी मतलब इसमें भी देखिए ऑप्शन होता है, या तो एक्चुअल या जो लीगल लिमिट है या 50,000। इन तीनों में से जो भी लेस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है एज अ सैलरी हेड में। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई स्कीम है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट। वॉलंटरी रिटायरमेंट अप टू 5 लाख ये एग्जेम्प्ट होगा, डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट है तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, अगर प्राइवेट अदर है तो भैया उसमें भी ऑप्शन होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन में से जो लीस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो लीव इनकैशमेंट का कैसे होता है कैलकुलेशन, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस हेड में एक चीज है HRA, वो आप देखोगे तो जो नया बिल है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये आप कह सकते हो कि HRA का कैलकुलेशन जैसे पहले था वैसे ही जो नया बिल है उसमें भी रहेगा। तो एक बार फटाफट HRA का कैलकुलेशन देख लेते हैं, बहुत इसमें जो है कंफ्यूजन रहती है। देखिए, आपको HRA मिल रहा है, ठीक है, तो पहले तो देखिए अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो पूरा HRA आपका टैक्सेबल है एज अ सैलरी, कुछ भी लेस नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं, कोई रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो केस हैं उनकी बात करते हैं। अगर आप किराए पे रह रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, तब 3 अमाउंट में से जो कम होगा वो हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। जैसे एक्चुअल HRA रिसीव्ड वो लिख लीजिए,
जो रेंट आप पे कर रहे हो पूरे साल का -10% ऑफ सैलरी, वो लिख लीजिए जितना भी है। और सैलरी का 50% अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, और सैलरी का 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में हैं। इन तीनों अमाउंट को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जो तीनों में से कम होगा, विच एवर इज लोअर, उसका मिल जाएगा आपको क्या, डिडक्शन, एग्जेम्पशन। सर सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पर, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और मेट्रो सिटी का मतलब है सर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इसको एक एग्जांपल से समझें। सैलरी थी देखिए बेसिक 40,000 पर मंथ, एचआरए मिल रहा था 15,000 पर मंथ, और रेंट पे कर रहा था 12,000 पर मंथ। और कहाँ रह रहा है, लखनऊ में, जो कि है नॉन मेट्रो। ठीक है सर, अब आइए इसका कैलकुलेशन निकालते हैं मंथ वाइज दी। एक्चुअल एचआरए कितना है सर, 15,000 लिख लिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है सर, 12,000 -10% ऑफ सैलरी कितना होता है सर, 40,000 का 4,000। तो 12,000 -4,000 कितना आ गया, 8,000। और तीसरा क्या था, नॉन मेट्रो के केस में 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी कितना हो गया सर, 16,000। अब इन तीनों में से बताइए विच एवर इज लोअर, लीस्ट क्या है तीनों में सर, 8,000। ये हो गया एग्जेम्पशन, 8,000 एग्जेम्पशन हो गया। कितना एचआरए मिल रहा था सर, 15,000 मिल रहा था, इसमें से 8,000 एग्जेम्प्ट हो गया, तो सर कितना टैक्सेबल हो गया, 7,000, 7,000। तो ये है 7,000 का टैक्सेबल एचआरए, ये आपको उठा करके इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर देना है। तो ये है एचआरए का कैलकुलेशन। लेकिन जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर आप ओन हाउस में रह रहे हैं या फिर आप किराए पे भी रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप रेंट ना पे कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन अगर है तो भाई आपका जो एचआरए है ना, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो ये एचआरए का कैलकुलेशन, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। आई होप यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इनकैशमेंट का कैलकुलेशन और पेंशन का कैलकुलेशन और ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन, ये तीनों देखेंगे। और फिर लगभग अगले लेक्चर में हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। और ये कोर्स कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या इंप्रूव करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये बुक का ऑर्डर नहीं करा है तो ये बुक आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत इजी लैंग्वेज में पूरा इनकम टैक्स का जो न्यू बिल है वो कवर है, और इसमें जो बेयर एक्ट है वो भी इंक्लूडेड है। जो इनकम टैक्स का जो बेयर एक्ट है, जो मतलब जो बिल है, उसका बेयर एक्ट भी इंक्लूडेड है। तो इसको आप ले सकते हो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।